संपत्ति में हिस्से के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स है वो रहता ही है। और कहीं पर हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर किसी भी घर में किसी भी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसका उस घर की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। और कहीं पर हमें ये सुनने को मिलता है कि बाप और दादा की डेथ हो जाने के बाद जो है संपत्ति में बच्चों का हिस्सा होता है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो संपत्ति है वो कितने प्रकार की होती है। संपत्ति जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि 4 पीढ़ी से अनडिवाइडेड आती है। मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आती है और ग्रैंडफादर से फादर पर आती है, और फादर से जो संपत्ति आपको आएगी और उसका कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है तो उसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी पर्सन ने अपनी मेहनत से अपनी इनकम से अगर उसको बनाया है तो उसको बोला जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो भी आगे दो टाइप्स की होती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और एक होती है अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं है। और जैसे ही किसी भी बेटे का या फिर बेटी का अगर किसी भी घर में जन्म होता है तो जन्म से ही उसका उस घर की संपत्ति में राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है और वो उस संपत्ति में अपने हिस्से को जो है वो किसी भी टाइम क्लेम कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी भी घर में किसी भी बेटे का जन्म हुआ है या फिर बेटी का जन्म हुआ है और उस घर में कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और वो एक अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर वो जो बेटा है या फिर बेटी है वो 18 साल तक जो है अपने लीगल गार्डियन के थ्रू अपने हिस्से को जो है उस संपत्ति में क्लेम कर सकते हैं। और अगर उनकी जो उम्र है वो 18 साल से अबव हो गई है तो वो खुद भी कोर्ट में जाकर अपने हिस्से को क्लेम कर सकते हैं। और इस राइट को क्लेम करने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि अगर उस बेटे का या फिर बेटी का अगर फादर भी जीवित है या फिर दादा भी जो जीवित है तो उनके जीवित रहते भी वो अपने हिस्से को क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके रिगार्डिंग सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ये आती है कि ये जो संपत्ति है वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी बेटा है या फिर बेटी है जो भी हिस्से को क्लेम करना चाहते हैं तो उनके फादर का जो हिस्सा है वो उस संपत्ति में आना चाहिए, यानी कि उनके फादर का कोई ना कोई अधिकार बनता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की, जिसके नाम से ही पता लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है आपको पाने के लिए। यानी कि कोई भी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है अगर उसको पाना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई ना कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि किसी एक पर्सन के जीवित रहते हुए वो जो संपत्ति है वो दूसरे पर्सन को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर जो राइट है वो राइट बाय बर्थ नहीं होता, यहाँ पर किसी की डेथ होने के बाद जो है वो उस संपत्ति में राइट क्रिएट हो जाता है। तो अगर इसके बारे में मैं आपको सिंपल से 2 एग्जाम्पल बताऊं तो वो ये है कि अगर कोई भी संपत्ति जो है अगर मदर साइड से आती है या फिर कोई भी संपत्ति जो है वो 2nd क्लास लीगल हेयर्स को जाती है, तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि अगर मान लीजिए एक ही कोई मदर है और एक ही मदर की जो है वो डेथ हो गई है, तो यहाँ पर एक का जो राइट है उसके नाना की संपत्ति में क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर एक के जो भी लीगल हेयर्स होंगे तो उन लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब यहाँ पर एक की डेथ होती है। तो यहाँ पर एक की डेथ के बाद जो है उसके लीगल हेयर्स का राइट क्रिएट हो जाता है। अब मैं आपको जो 2nd क्लास लीगल हेयर्स के रिगार्डिंग एग्जांपल है उसके बारे में बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए और उसके जो 1st क्लास लीगल हेयर्स हैं उसकी मदर है या फिर उसकी वाइफ है या फिर उसका बेटा है या फिर बेटी है, तो यहाँ पर जो भी ए के 2nd क्लास लीगल हेयर्स हैं जैसे कि फादर है या फिर ब्रदर है या फिर सिस्टर है, इनको हिस्सा तब मिलता है जब ए के 1st क्लास लीगल हेयर्स जीवित ना हो। मान लीजिए ए की डेथ के बाद जो है उसकी मदर की भी डेथ हो गई है या फिर उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है और उसका जो बेटा है या फिर बेटी वो है नहीं, तो यहाँ पर जो 2nd क्लास लीगल हेयर्स हैं
जो कि फादर और ब्रदर और सिस्टर हैं, वो अब यहाँ पर ए की संपत्ति में क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए का कोई भी फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि जब अगर ए के फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स जीवित होते तो सबसे पहले ये संपत्ति उनके पास जाती, और अगर यहाँ पर ए के फर्स्ट क्लास लीगल हेयर्स नहीं है तो ये जो संपत्ति है वो जाएगी सेकंड क्लास लीगल हेयर्स को। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ डेथ के बाद ही राइट जो है वो क्रिएट होता है, और जो अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें राइट बाय बर्थ होता है और यहाँ पर राइट बाय डेथ होता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि पिता के या फिर दादा के जीवित रहते हुए किस संपत्ति में आपका कितना हिस्सा है और कहां पर आपको जो है वो हिस्सा मिलेगा और कहां पर जो है वो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। और ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।